आप लोग देख रहे हैं MCQs प्लैनेट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बायो के चैप्टर 5 एसेलुलर लाइफ के MCQs को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? एसेलुलर लाइफ। सो इज दैट पॉसिबल दैट देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट सेल? अगर हम लाइफ की थ्योरी भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एसेलुलर लाइफ मीन दैट कि सेल नहीं है, सेल के विदाउट लाइफ है। तो क्या ये पॉसिबल है सेल के विदाउट लाइफ है? सो येस, इट इज़ पॉसिबल। अगर चैप्टर लिखा गया है तो मीन इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट सेल। तो वो क्या चीज़ है हमारे पास? तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, इट्स अ वायरस। बिकॉज वायरस ही एक ऐसी एंटिटी है जिसमें सेल नहीं है। और जिस भी लिविंग स्मॉलेस्ट जो है बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं कि इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले जो है हमारे पास बैक्टीरिया था, तो वो उसमें भी जो है एक सेल होता है, ठीक है। लेकिन वायरस में कोई सेल नहीं होता। तो क्या ये लिविंग है? तो फिर इसमें आगे क्या आ जाता है कि नहीं, ये बॉर्डर लाइन पे लाइन कर रहा है, इट्स नॉट लिविंग, इट्स नॉट नॉन लिविंग, ना ये लिविंग ना नॉन लिविंग है। तो ये बॉर्डर लाइन पे लाई करता है। तो फिर ये है क्या चीज़? सम साइंटिस्ट से दैट इट इज़ अ केमिकल। So by the way, it's basically lie on the border line and it does not have any cell. So ये एसेलुलर लाइफ है और ये बहुत ही जो है स्ट्रेंज जो है, एक 19th सेंचुरी में जो है ये एक स्ट्रेंज सी चीज़ आई थी जिसको साइंटिस्ट को इसका नहीं पता था, क्योंकि बहुत से एंटीबायोटिक उन्होंने इसके लिए यूज़ किए थे, बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं जा रहे थे। कोई अजीब सी चीज़ थी जिसकी जब स्टडी की गई तो इसकी स्टडी जो है वो बैक्टीरिया से मैच ही नहीं करी। तो उन्होंने कहा भाई स्मॉलेस्ट तो बैक्टीरिया है, इससे स्मॉल क्या हो सकता है? ये तो हमें जो है माइक्रोस्कोप पे दिख ही नहीं रहा, इसकी ये सिंपल माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिख रहा। तो उन्होंने फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। बहुत स्मॉलेस्ट है, बैक्टीरिया से ये 10 to 100 टाइम्स स्मॉलेस्ट चीज़ थी। तो ये एक बहुत ही जो है हमारे पास जो चीज़ आई है जिसने आजकल बहुत बड़े डिबेट का भी टॉपिक है, ये आजकल बन चुका है वायरस। तो वायरस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ख़तरनाक एंटिटी और बहुत ही स्मॉल एंटिटी है। तो आज हम जो है हमारा जो चैप्टर का नेम है एसेलुलर लाइफ, इससे ही रिलेटेड MCQs है। और टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पर वक्त मिलती रहे। Following antibiotic which is most effective against most viral infections। तो ये यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम आपको दिए गए मतलब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है। बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी जो है हमारे पास क्या है, उसके अगेंस्ट भी इन्फेक्शन शो करते हैं। बेसिकली हम वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसलिए हम जो है इसके लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो इम्यूनिटी को जो डायरेक्ट आपके वायरस पे अटैक बिल्कुल नहीं करता। तो वैक्सीनेशन भी आपकी क्या करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही जो है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, लड़ेगा। तो वायरस बहुत ही स्मॉल एंटिटी है और बहुत ही जो है शातिर टाइप की एंटिटी है, क्योंकि ये अपने शेप को चेंज करना जानती है कि हाउ टू टैकल, हमें कैसे टैकल करना है इम्यूनिटी को और कैसे इम्यूनिटी को बेवकूफ़ बना के हमने वायरस को अपने इन्फेक्शन को फैलाना है। तो इसलिए हमारे पास जो है इसके अगेंस्ट जो है एंटीबायोटिक इतने इफेक्टिव नहीं होते, बट सम एंटीबायोटिक्स है जो इसके अगेंस्ट जो है इन्फेक्शन शो करते हैं। सो वो कौन से है? पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, जेनिक्स है, नन ऑफ दीज है। ये तीनों जो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इनमें कौन सा जो है जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है अभी तक इफेक्टिव है, और मोस्टली वायरल जब इन्फेक्शन होते हैं तो आपको इसकी तजवीज़ भी डॉक्टर देते हैं। सो इसमें कौन सा है? आई होप आप लोग को पता होगा। अच्छा, सोच ले। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को सबसे पहले हमारे पास जो है अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने हमारे पास डिस्कवर किया था। ये हमारे पास जो है बैक्टीरियोजेस्ट थे हमारे पास। कहाँ पे थे ये? एसटी मैरी हॉस्पिटल, लंदन में। ये एसटी मैरी नाम के मैरी के नाम से एक हॉस्पिटल है, लंदन में है। वहाँ पे ये बैक्टीरियोजेस्ट का काम करते थे और वहाँ पे उन्होंने पेनिसिलिन को जो है डिस्कवर किया था। और पेनिसिलिन को उन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के और उसी दौरान उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन की फील्ड में, क्योंकि इसने बहुत से लोगों की जानें बचाई थी, बहुत से 1000 ऑफ लाइफ इसने सेव किए थे। सो उन्होंने जो है मेडिकल साइंस की फील्ड को जो है एक बहुत ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन दी थी। तो अलेक्जेंडर फ्लीमिंग की तरफ से बहुत ग्रेटेस्ट का जो है हमारे पास बहुत ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है मेडिकल साइंस की फील्ड को मिली है। और जो दूसरी जंग अजीम थी वो 1939 से 1945 की यही मतलब इनके बिटवीन थी। 1939 में शुरू हो गई थी और 45 तक जो है ये चलती रही दूसरी जंग अजीम, ठीक है।
विच बॉडी सिस्टम इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद वैक्सीन। तो कौन सा पार्ट हमारे पास जो है डायरेक्टली कंसर्न करता है वैक्सीनेशन के साथ, यानी जब हम वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं, वैक्सीन इंजेक्ट कर लेते हैं, तो फिर कौन से पार्ट के साथ इसका डायरेक्ट कंसर्न होता है? डाइजेस्टिव पार्ट के साथ, सर्कुलेटरी पार्ट के साथ, रेस्पिरेटरी पार्ट के साथ, या इम्यून के पार्ट के साथ। सो किसके साथ इसका डायरेक्ट कंसर्न होता है? तो आपको आई होप पता होगा इसका डायरेक्ट कंसर्न जो है इम्यून सिस्टम के साथ होता है। मैंने अभी आपको बताया था ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसका डायरेक्ट कंसर्न किस चीज़ के साथ होता है? इम्यूनिटी के साथ होता है, आपकी इम्यून सिस्टम के साथ इसका डायरेक्ट कंसर्न होता है। What are the two major invalid proteins that surround the HIV viron? वायरॉन का मैंने बताया है कि ये क्या है, ये एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है जिसको हम वायरॉन कहते हैं, ठीक है। HIV वायरॉन, HIV आपको पता है एक बहुत ही डेंजरस किस्म का वायरस है, ठीक है, जिसका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजीजेस मिला के आपकी इम्यूनिटी को इतना वीक कर लेता है, इतना वीक कर लेता है कि आपकी बॉडी पे हर डिजीज़ जो भी छोटी सी छोटी बीमारी जो है वो आपकी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करने लगती है, ठीक है। सो हमारे पास जो है HIV, हमारे पास जो है वो कौन से दो मेजर एनवेलप है जिन्होंने HIV वायरॉन को हमारे पास क्या किया होता है, उसको सराउंड किया होता है। तो देख ले GP120 या GP40। GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। सो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 40, इसको दो एनवेलप ने हमारे पास, ठीक है, सराउंड किया होता है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 या ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास 120, ग्लाइकोप्रोटीन 42, ग्लाइकोप्रोटीन 120 या ग्लाइकोप्रोटीन 43। तो आपको पता होगा आई होप सो कि इसमें कौन सा है। अगर आपने स्टडी की होगी इस चैप्टर की तो आपको पता होगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, GP120, GP41। Virulent cycle और master slave relationship is also known as virulent cycle, जो जहरीला साइकिल होता है, और जो master slave जिसमें एक आका होता है दूसरा गुलाम की तरह जो है ताल्लुक उसका होता है, आका और गुलाम की तरह। आका ऑर्डर चलाता है, वो उस पर क्या करता है, ऑर्डर करता है, उस पर हावी होता है, और स्लेव जो है उसके हुक्म को मानता है, ठीक है, वो उसके अंडर होता है। तो वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो कौन सा साइकिल है? लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल है, बोथ ऑफ देम है, नन ऑफ देम है। बाय द वे बोथ ऑफ देम तो नहीं है, नन ऑफ देम भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा, लाइसोजेनिक होगा साइकिल होगा, लाइटिक साइकिल होगा। सो आई होप आपको पता होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि वायरस हमारे पास मास्टर बन जाता है और बेचारा बैक्टीरिया जो होता है वो स्लेव बन जाता है। तो वो आका की तरह जो है उसकी सारी मशीनरी को अपने होल्ड में ले लेता है, उसकी मशीनरी को यूज़ करता है, उसकी मशीनरी का यूजेज करके जो है वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है, और बाद में क्या कर लेता है, उसके सेल को रप्चर करके जो है जितनी भी प्रोडक्शन उसने की होती है वो प्रोडक्शन क्या हो जाती है, आउटसाइड के माहौल में आ जाती है। उसके बाद जो है वो फर्दर जो है बैक्टीरियोफेज पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। The word virus is derived from Latin word venomine। इसका क्या मतलब है? ये लैटिन वर्ड से जो है वायरस का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, और विनोम है जिसका मतलब क्या है, ये क्या, इसका क्या मतलब है? स्वीट फ्लूइड है, सोर फ्लूइड है, पॉइजनस फ्लूइड है, या साल्टी फ्लूइड है? आई होप आपको पता होगा कि कौन सा फ्लूइड है। इट्स अ पॉइजनस फ्लूइड, बहुत जहरीला फ्लूइड है। इसको पहले जो है इसको पॉइजनस फ्लूइड के नाम से ही जाना जाता है कि ये जहरीला फ्लूइड है, जब बॉडी के अंदर आ जाता है तो डेथ काज कर लेता है। बिकॉज पहले टाइम में तो इसका इलाज था ही नहीं। अब तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है बहुत से वायरस के लिए, लेकिन पहले तो इसका इलाज ही तो डायरेक्टली डेथ काज करता था। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। DNA और RNA वायरसेस इज इंक्लूड इन डैश कोड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, DNA। आई होप आपको पता होगा कौन से कोट, इसके ऊपर कौन सा कोट होता है। अगर ये कोटेड वायरस है, मीन एनवेलप्ड वायरस है, नेक्ट वायरस नहीं है। जो नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं उसको हम नेक्ट वायरस कहते हैं, उन पे एनवेलप नहीं होता। अगर ये एनवेलप वायरस है तो वायरस के एनवेलप किस चीज़ से बने होते हैं आपको पता होगा। आई होप सो। वायरस के एनवेलप जो है प्रोटीन से बने होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कभी कभी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो है कैप्सिड जो उनका होता है वो प्रोटीन से बना होता है। वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? और जिसने भी डिस्कवर किया था एक बहुत अच्छी चीज़, एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी जिसने बहुत से जो है वायरसेस का इलाज पॉसिबल हो गया था। क्योंकि ये डायरेक्टली जब वायरस हम पे अटैक कर लेता डायरेक्टली लोग कहते थे इट्स डेथ। ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन वैक्सीनेशन आ गई तो लोगों को लगा अब ये इतनी भी डेंजरस नहीं है। सो लेस पास्चर, एडवर्ड जेनर, एवनस्की, स्टेनली, इनमें से किसने हमारे पास जो है वैक्सीन को डिस्कवर किया था?
सो द करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ड जेनर, जिन्होंने काउ पॉक्स के जो है लेशंस पे जो है वर्क किया था और उसके बाद उन्होंने जो है वैक्सीनेशन का जो है क्या किया था, वैक्सीनेशन हमारे पास उन्होंने डेवलप की थी, मतलब उन्होंने वर्क किया था, उन्होंने इसके लिए क्या किया था, हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। और इसमें हम लुइस पास्चर का भी कह सकते हैं कि लुइस पास्चर ने वैक्सीन बेसिकली जो है एडवर्ड जेनर की उससे आया था, उनकी जो है उनके वर्क से आया था, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। फिर ये जो वैक्सीनेशन का वर्ड था ना, ये फिर इसके लिए लुइस पास्चर ने रखा था। उन्होंने कहा था कि ये लैटिन वर्ड है, वैकस से निकला, जिसका मतलब है काउ। तो बेसिकली जो पहले वर्क थी, जो वैक्सीन की डिस्कवरी थी, वो हमारे पास एडवर्ड जेनर ने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द नेम बैक्टीरियोफेज वॉज कॉइन्ड बाय, फिर बैक्टीरियोफेज जो है वो भी एक अजीब किस्म का वायरस आया, फिर उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई, तो उस पर जो एक्सपेरिमेंट हुई उनका नाम फिर किसने रखा। बेसिकली इसमें जो है बैक्टीरियोफेज पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो टी वॉर्ट ने किया था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। डी हैरली ने जो है हमारे पास क्या किया था, इसका नाम रखा था। तो टी वोर्ट ने जो है क्या किया था, टी वोर्ट जो है उसने बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट जब हो गया था तो डी हैरली ने जो है दोबारा रीडिस्कवरी की थी और इसको जो है उन्होंने नाम नहीं दिया था। टी वोर्ट ने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था और डी हैरली ने जो है रीडिस्कवरी की थी टी वोर्ट के ऑब्जर्वेशन की, और फिर उन्होंने इस एजेंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया। उन्होंने कहा ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया ईटर्स, ये बैक्टीरिया को खाते हैं। The size of smallest virus is 10 nanometer, 20 nanometer, 30 nanometer, 40 nanometer. So the correct option is 20 nanometer. The size of pox virus is, पॉक्स वायरस का क्या साइज़ है। पॉक्स वायरस जो है वो सबसे तकरीबन जो है वो वायरस की फैमिली में अगर देखा जाए तो इसका साइज़ जो है बहुत, ये सबसे आई थिंक ये इसका साइज़ जो है लार्जेस्ट साइज़ है पॉक्स वायरस का। ये अपनी फैमिली में जो है सबसे लार्ज साइज़ में आता है। बाय द वे इसका साइज़ लार्ज है, तो इसमें आपको 20 तो नहीं होगा, 200, 250, 300। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 250, ऑप्शन सी। वायरसेज आर डे स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कितने टाइम्स जो है बैक्टीरिया से वायरस स्मॉलर है। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर है, 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है, या 1000 to 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। कितने टाइम्स स्मॉलर है? सो ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है हमारे पास। किस चीज़ से? मोस्ट बैक्टीरिया से। बाय द वे यहाँ पे जो है टाइपिंग गलत हुई है, 10 to 100 है, इट्स नॉट 10 to 100, इट्स 10 to 1000 टाइम। कितने टाइम्स स्मॉलर है? 10 to 1000 साइड। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, इससे जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है, 10 to 1000 टाइम्स। प्रोटीन कोड द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस इज, प्रोटीन कोड जो है, जो एडिनो वायरस का जो हमारे पास कैप्सिड है वो कौन, उसका कैप्सिड किस चीज़ से बना है, उसका प्रोटीन कोड जो है वो किस चीज़ से, वो किस तरह सराउंडेड बाय जिनोमी। जिनोमी से जो है सराउंडेड बाय जिनोमी, मतलब इसे जिनोमी को सराउंड किया या सराउंडिंग जिनोमी, जिनोमी ने इसको सराउंड किया या ये जिनोमी को सराउंड कर रहा है, या सराउंडेड बाय एनवेलप या ये एनवेलप को सराउंड करे, या बोथ बी एंड सी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आ रहा है। तो इस पर ज़रा सोच ले, क्योंकि इसमें आपको सराउंडिंग के जो वर्ड है उस पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा थिंक कर ले कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। अच्छा, आई होप आप लोग सोच लिया होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ये क्या करता है? ये जिनोमी को सराउंड करता है, जिनोमी इसको सराउंड नहीं करता, ठीक है। एजेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल नेचर काजिंग मैड काउ इन्फेक्शन इज, इसका जो है ये एक वायरस है जो हमारे पास काउ को जो है इन्फेक्शन उसमें काज करता है। तो ये कौन सा वायरस है, उसका एजेंट कौन सा है? बैक्टीरिया है, काउपॉक्स वायरस है, एडिनो वायरस है, या प्रियन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास मेड काउ पे जो है ये इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। सो आई होप आपको पता होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रियन। प्रियन जो है ये मोस्ट रिसेंटली, ठीक है, आर द मोस्ट रिसेंटली एंड द लेटेस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। इसको हम वायरस नहीं कह सकते, यू कांट से इट वायरस बिकॉज इट इज़ बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन। इसको हम वायरस का नाम नहीं देते, हम कहते हैं कि भाई ये एक अलग क्लास है, एक अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट रिसेंटली, इस पर बहुत रिसेंटली जो है ये जो है डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो इसको हम वायरस की कैटेगरी में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इसके वायरस के स्ट्रक्चर में। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और ये इनमें वो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें सिर्फ अपनी रिप्लिकेशन के लिए इनके पास इसमें कोड्स होते हैं जिसके थ्रू ये सिर्फ अपनी रिप्लिकेशन करते हैं, और इसमें कोई टाइप के ऐसे प्रोटीन नहीं होते जिनमें सिंथेटिक मशीनरी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जिस सिर्फ इनके पास जो है वो प्रोटीन होते हैं जिनमें इनकी कंटेंट्स, वो कोड्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है इनकी अपनी रिप्लिकेशन के लिए। और ये बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेड काउ का इन्फेक्शन जो है मोस्टली जो है प्रियन से काज होता है, ठीक है। वायरॉन इज, वायरॉन क्या है? मैं जो है ऑब्वियसली फर्स्ट एमसीक्यू से बता रही हूँ कि वायरॉन क्या है। वायरॉन क्या है? हमारे पास एक वायरस है, एक हमारे पास मैच्योर जो है वायरस है, ठीक है।
An isolated virus is not considered living since it isolated virus को हम तब तक living consider नहीं करते जब तक separate into two inner parts cannot metabolize, जब तक इसको metabolize नहीं किया जाता, जब तक ये metabolize नहीं करता, metabolization नहीं शुरू करता, rapidly loses genomic chemical inert, is coated with an airtight shield. So the correct option is option B, cannot metabolize. A bacteriophage that infect E. coli are called. वो कौन से बैक्टीरियोफेज है जो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है? एम टाइप है, एन टाइप है, टी टाइप है, एस टाइप है. तो हमारे पास जो है ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज की टाइप से, बैक्टीरियोफेज के अपने ग्रुप से, तो उनमें जो है ये सारे टाइप्स है. सो इनमें कौन सा टाइप जो है वो इकोलाई को जो है हमारे पास इफेक्ट करता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टी टाइप. टेमरेट फेज में एग्जिस्ट इज, टेमरेट फेज में एग्जिस्ट इज, टेमरेट के टेम्परेट होंगे, टेमरेट फेज में. अच्छा, प्रोफेज, कैप्सिड, वायरोन, रेट्रोवायरस, ये जो है यहाँ पे टेमरेट नहीं होगा, टेम्परेट होगा कुछ इस तरह. ठीक है. अच्छा, तो ये हमारे पास एक फेज होता है जो चीज़ दो चीज़ों की कम्बिनेशन से बन जाता है. जो चीज़ जब मिल जाती है तो उसी कम्बिनेशन से ये हमारे पास बन जाता है. तो आई होप आपको पता होगा. इतवार से प्रोफेज. ठीक है, ये प्रोफेज है. ऑप्शन ए करेक्ट है. टोबैको मोज़ेक वायरसेस, ये क्या वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस. और ये क्या वायरस है? और बेसिकली इस वायरस पे जो है पहले जो एक्सपेरिमेंट भी हुए थे वो 19th सेंचुरी पे इसी वायरस पे जो है सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. ये स्फेरिकल वायरस है, रोड शेप वायरस है, टेडपोल लाइक है या हेक्सागोनल है. अगर आपने स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो इस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये रोड शेप वायरस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आरएनए वायरस? इनमें कौन सा जो है आरएनए वायरस है? पॉक्स वायरस आरएनए वायरस है, हर्ब्स वायरस जो है या हेपेटाइटिस बी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस. अगर आपने स्टडी किया हो इन वायरसेस को, जो इन्फ्लुएंजा है वो हमारे पास आरएनए वायरस है, और जो कोरोना है वो भी हमारे पास क्या है? आरएनए वायरस है. वो भी इन्फ्लुएंजा की फैमिली से ही बिलोंग करता है, वो भी आरएनए वायरस है. और इन्फ्लुएंजा इट्स आल्सो आरएनए वायरस. ये वो आजकल बड़ा डिबेट का टॉपिक है ना. Which of the following disease result in paralysis due to viral attack on central nervous system? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे पास वायरस है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर लेता है. और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक पार्ट जो होता है, या जो पार्ट आपके जो है आर्म्स को या आपके फुट्स को, जहाँ पे जो है पैरालिसिस काज होती है, जो पार्ट उसको कंट्रोल करता है वो पार्ट क्या हो जाता है? वो पार्ट जो है क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है, यानी काम करना छोड़ देता है, पैरालाइज हो जाता है. तो ये किस चीज़ में होता है? मिजल्स में होता है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस में होता है, या हेपेटाइटिस में होता है, या पोलियो में होता है? ये किस चीज़ में होता है? आई होप आपको पता होगा. ये पोलियो में होता है. पोलियो के लिए जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिव भी है. वो 60% जो है एडल्ट पर्सन में इफेक्टिव है. तो पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिव है. ऑप्शन इज ऑप्शन डी. An enzyme which converts single stranded RNA into double stranded viral DNA is. जब हमारे पास आरएनए जिस मतलब वायरस हमने कहा था ना कि उनकी जीनोमी जो है उसमें या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है. तो जिनकी जीनोमी में आरएनए होता है तो आरएनए का पहले जो है डीएनए में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, तब तक वो अटैक नहीं कर सकता. तो पहले ये डीएनए में कन्वर्ट होता है. तो इसको डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? डीएनएज, आरएनएज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आई होप आपको पता होगा. The correct option is option D, reverse transcriptase. Which of the following virus has special affiliations with the tumor production? Sorry, it's affiliations. अच्छा, which of the following virus has special affiliations with the tumor production? Affiliations यानी मोहब्बत जो है कौन से वायरस की जो है बहुत ज़्यादा ट्यूमर की प्रोडक्शंस के साथ, कि ट्यूमर की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो वायरस जो है वो ट्यूमर की प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस देता है, ज़्यादा लव करता है उससे. हेपेटाइटिस वायरस, रेट्रोवायरस, पोलियो वायरस या पॉक्स वायरस. तो कौन सा वायरस जो है वो ट्यूमर की प्रोडक्शन के साथ जो है वो ज़्यादातर जो है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेट्रो वायरस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस? वायरस सबसे स्मॉलेस्ट वायरस का साइज क्या है? और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? हमने इससे पहले पढ़ा था. सबसे स्मॉलेस्ट साइज आपको पता होगा, इससे पहले एमसीक्यूज मैंने पढ़ा है. 20 नैनोमीटर है. उस 20 नैनोमीटर कौन से वायरस का साइज है? हेपेटाइटिस वायरस का है, रेट्रो वायरस का है, पोलियो वायरस का है, पॉक्स वायरस का है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पोलियो वायरस.
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, हेपेटाइटिस ए जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है? सीरम के थ्रू। सीरम जो है ये आपका लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। फेको ओरल मतलब फीसिस के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, या इन सब के थ्रू होता है, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा जो हेपेटाइटिस ए है वो जो है हमारे पास, इसका कॉमन नेम जो है वो इन्फेक्शियस वायरस है, और ये इन्फेक्शंस के थ्रू होता है बेसिकली। और ये कहाँ मोस्टली जो है ये किस चीज़ के थ्रू इसका जो है ट्रांसमिशन का मोड किस जो है किस एजेंट के थ्रू जो है ये काज होता है, और किसकी ट्रांसमिशन का जो कैरियर है वो कौन सा है? तो इसकी जो ट्रांसमिशन का कैरियर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, फेको ओरल यानी फीसिस के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। Which one of the following specially result in chronic liver disease leading to hepatic failure? यानी हेपेटिक बेसिकली स्टैंड फॉर लिवर, ठीक है, लिवर की इन्फ्लेमेशन के लिए स्टैंड होता है। और इसमें कौन सा जो है स्पेशली हमारे पास जो है लिवर की क्रोनिक स्टेज में जो है क्रोनिक स्टेज में उसकी डिजीज़ काज करता है? हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस या हेपेटाइटिस ई वायरस। इनमें कौन सा वायरस जो है जो लिवर में जब हमारे पास चला जाता है तो ये लिवर को जो है लास्ट कंडीशन में लेके आ जाता है, यानी क्रोनिक कंडीशन में लेके आ जाता है, वो कौन सा वायरस है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी वायरस। For which of the following no preventive vaccine is available? इनमें से किस वायरस के लिए जो है अभी तक कोई वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है? हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए। हेपेटाइटिस ए ऐसा वायरस है जो इतने टाइम तक जो है बेसिकली ये बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है, और इतना टाइम जो है ये नहीं गुजारता है बॉडी में, तो ये जल्दी से चला जाता है। तो इसके लिए कोई वायरस की ज़रूरत, कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद ब खुद चला जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके लिए जो है ये थोड़ा सा खतरनाक किस्म का वायरस है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस ई के लिए जो है उसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस ई भी जो है इट्स नॉट टू मच डेंजरस हेपेटाइटिस, ठीक है, तो ये भी इतना डेंजरस नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। और एजुकेशनल वीडियोस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल MCQs Planet ऑफिशियल। आई होप आप लोग को जो है सारे MCQs की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो है मैं आपको जो है वो पॉइंट ज़रूर क्लियर करवाऊँगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।